दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड-19 इन्फेक्शन में आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए और वो कब करवाने चाहिए और वास्तव में उन टेस्ट की क्या उपयोगिता है। इसी में आप ये जानेंगे कि कोई भी डिजीज हो कोविड के अलावा तो भी कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, उन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है आगे चल करके, ये सब आप जानेंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्लड टेस्ट को लेकर के या कोई भी इमेजिंग को लेकर के बहुत ही नेगेटिव माहौल भी है। एक तरफ तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि डॉक्टर ने टेस्ट ही नहीं करवाया तो फिर उसको बीमारी का कैसे पता लगा। वो फोर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग अनावश्यक रूप से भी करवाई जाए। दूसरी तरफ इस तरह के मरीज की बहुतायत है जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स टेस्ट तो केवल कमीशन के लिए लिखते हैं, बीमारी में इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, रीनल फंक्शन टेस्ट या जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, आरएफटी या केएफटी, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर और सीआरपी, ये टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए। क्या बेनिफिट होता है इन टेस्ट का? अगर आपको इंजेक्शन रेमडेसिविर लगाया जाता है तो उसका असर आपके लीवर पे हो सकता है। अगर आपके पास पहले से लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट होगी तो हम ये जान पाएंगे कि पहले की तुलना में कितना लीवर को नुकसान हुआ है। इसी तरह से किडनी फंक्शन टेस्ट भी एक बैकग्राउंड बेसलाइन के रूप में काम करता है। डिजीज अगर आगे प्रोग्रेस हुई तो हम ये जान पाएंगे कि पहले दिन किडनी के फंक्शंस ये थे और अब किडनी के फंक्शंस डिरेंज हो गए हैं या पहले की तरह ही हैं। इसी तरह से सीबीसी आपको पता लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना था, प्लेटलेट्स कितने थे या इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं, टीएलसी काउंट कितना था और उसमें क्या बदलाव आया है डिजीज प्रोसेस के साथ साथ। हम बहुत बार कहते हैं कि मरीज की कंडीशन क्या है, क्या आपको लग रहा है कि मरीज ठीक है। तो जब हमारे पास पहले की बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि पहले की तुलना में मरीज की स्थिति बिगड़ी है या मरीज की स्थिति ठीक हुई है। सपोज करें आपका जब 2-3 दिन बाद आप करवाते हैं और सीआरपी टेस्ट आपका आता है 40 और वही पेशेंट अगर 4-5 दिन बाद और करवाता है और उसका सीआरपी आता है 20, तो वो खुश होगा कि उसका 40 से 20 आया है, यानी उसकी कंडीशन ठीक हो रही है। और अगर सेम ही पेशेंट शुरुआत वाला सीआरपी न करवाएं और सीधा वही सीआरपी करवाए जिसमें उसकी रीडिंग 20 आई है, तो वो टेंशन में आ जाएगा कि अरे यार, मेरा सीआरपी तो नॉर्मल 6 तक होना चाहिए और मेरा सीआरपी तो 20 है। तो ये फर्क पड़ता है। आपके पास अगर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं और या तो आप खुश हो सकते हैं या आप दुखी हो सकते हैं कि मेरा सीआरपी तो बढ़ गया, जबकि एक्चुअल में आपका सीआरपी बढ़ करके घटा है। तो पहले ये टेस्ट आपको करवाने चाहिए। उसके बाद 5-6 दिन बाद अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स वैसे के वैसे हैं तो आप क्या करेंगे, इन्हीं टेस्ट को रिपीट करेंगे और साथ में डी डाइमर टेस्ट करवाएंगे। क्योंकि कोरोना में बहुत सी डेथ जो हो रही हैं उनका एक रीजन ये भी है कि ब्लड की क्लोटिंग हो रही है लंग्स में। और अभी रोहित सरदाना की जो डेथ हुई है उसमें भी ये बता रहे हैं कि वो लगभग ठीक लग रहे थे और फिर सडन उनकी डेथ हुई और कोई कह रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ। हो सकता है क्लोटिंग की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ हो सकता है क्लोटिंग, मैसिव क्लोटिंग हुई हो जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हो और उसकी वजह से डेथ हुई हो। तो इसको रूल आउट करने के लिए डी डाइमर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको 5-6 दिन के बाद अगर सिम्टम्स लगते हैं तो करवाना चाहिए। उसके बाद में आपको चेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे में अगर कुछ गड़बड़ आती है, आपकी क्लिनिकल कंडीशन ठीक नहीं है, SpO2 आपका गिर रहा है बिलो 90 और आपको फीवर अब भी रह रहा हो और खांसी आ रही हो, तो बहुत सी चीजों को देखते हुए डॉक्टर ये निर्णय लेते हैं कि अब आपको HRCT करवाना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि HRCT बिना जरूरत के करवाना
उसके अपने खतरे हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, इवन एक्सरे की तुलना में 1000 गुना रेडिएशन HRCT में होता है, तो अनावश्यक HRCT भी आपको नहीं करवानी है। इसके बाद आपको जैसी जरूरत हो तो IL-6 टेस्ट करवाना चाहिए और आपको LDH टेस्ट करवाना चाहिए, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट करवाना चाहिए। ये सब फर्दर मैनेजमेंट की बातें हैं। रूटीन के लिए आपको डी डाइमर, CT और एक्सरे तक ही रुकना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये टेस्ट क्या हैं और इन टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं CBC। CBC होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें ब्लड में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और इनका आपस की जो रेशियोज हैं जैसे कि हीमेटोक्रीट आपका कितना है या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है, सेल्स कितनी मोटी हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, उनमें कलर कैसा है, ये सारी बातें CBC में आती है। तो CBC बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये नॉर्मल आएगी, लेकिन जब डिजीज आगे प्रोसीड करेगी तो यही आपके लिए बेंचमार्क का काम करेगी कि मेरा हीमोग्लोबिन तो पहले 14 था, अब मेरा 10 कैसे आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लड का लॉस हो रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करती है CBC। दूसरी टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ये देखा गया है कि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी कोरोना में ब्लड शुगर बढ़ रहा है, खास तौर से जब 5 दिन के बाद उनको स्टेरॉइड दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब स्टेरॉइड लगता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और RBS इसलिए भी जरूरी है, रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि बहुत से लोग इग्नोरेंट हैं कि उनको डायबिटीज है या नहीं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है हाइपरटेंशन के साथ जो कि एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है, यानी होने के कई साल बाद अचानक जांच में इसका पता लगता है। तो ये आपके लिए एक अवसर है कोरोना कि हमें डायबिटिक स्टेटस का भी पता लग जाए, और अगर आपको डायबिटीज निकला तो वो आपका ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स चेंज कर देगा। उस पर ही डिपेंड है कि आपकी डिजीज सीवियरिटी की तरफ जाएगी या मॉडरेट माइल्ड रह करके क्योर होने की तरफ बढ़ेगी। तो RBS भी मैंडेटरी टेस्ट है जो आपको करवाना चाहिए। तीसरा टेस्ट है CRP। CRP का मतलब होता है C रिएक्टिव प्रोटीन। ये बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट है, बॉडी में एलर्जीज हैं, ये इन्फ्लेमेशन में आती हैं। CRP का प्रोडक्शन लीवर करता है और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 0 to 6, लेकिन इसकी कोरोना में ऐसा देखा गया है कि 10, 20, 30, 40, 100, 200 तक वैल्यूज मेरे निजी अनुभव में है कि पेशेंट्स की आई हैं। और इस बार 60, 70, 80, 90 तो बहुत से लोगों को आ रही हैं जिनको भी मॉडरेट डिजीज है। ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को शो करता है, ये शो करता है कि बॉडी कितना बुरी तरह से इससे प्रभावित हुई है। तो ये टेस्ट आपको करवाना चाहिए, और अगर ये 20 से ज्यादा है तो आपको CT के लिए कंसिडर किया जा सकता है कि अब इनका CT स्कैन होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट आता है डी डाइमर। डी डाइमर क्या होता है कि जब बॉडी में ब्लड का क्लॉट बनता है तो क्लॉट का एक अहम किरदार होता है फिब्रिन, और जब ये फिब्रिन टूटता है, बॉडी में क्लॉट बनते रहते हैं, फिर वो क्लॉट बने हुए अपना काम पूरा हो जाने के बाद बॉडी उनको डिजोल्व करती है। तो फिब्रिन का जो टुकड़ा, एक टूटा हुआ पार्ट है जिसमें फिब्रिन डिसइंटीग्रेट होता है, उसको बोलते हैं डी डाइमर। किसी भी पेशेंट का अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्लॉट्स डिजोल्व हुए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उसकी बॉडी में क्लॉट बने हैं। कोरोना में क्लॉटिंग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति का डी डाइमर को 2 तरह से अपन क्वांटिटेट करते हैं। कुछ लैब जो रिपोर्ट्स में देती हैं वो देती हैं 0 to 500 नॉर्मल होता है, और कुछ में 0 to 0.5 नॉर्मल होता है। तो ये अगर एबनॉर्मल है, जैसे कि 0 to 500 जो मेजरमेंट है उसमें किसी का डी डाइमर आया 2000, 3000, 4000, तो ये जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उतना ही उसको रिस्क बढ़ता जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत एंटीकोएगुलेंट थेरेपी की, ब्लड थिनर की जरूरत पड़ती है, जो उनके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है।